चलो। सो बच्चों कैसे हो आप सब? और मेरे सामने बैठे हैं हमारे स्टार रोनित जैन। और जैसा कि आप सबको पता है सीएस प्रोफेशनल में एआईआर 6 था इनका, 6 ना रोनित? सर 9। एआईआर 9 था इनका। और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे एग्जाम में इनका रैंक लगा। पहले एग्जाम में किसी प्रकार से असफल हो गए थे, थोड़ा सा भाग्य का साथ नहीं था। मेहनत तो इन्होंने पहले एग्जाम में भी काफी की है। दूसरे एग्जाम में एआईआर 9 लगा दिया और ईश्वर में काफी विश्वास रखते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो मैं हमेशा आप सबको बोलता हूँ कि यार रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है आर्टिकल्स को। कम से कम 70-80 आर्टिकल्स वहां पे काम करते हैं, और ज्यादा ही करते होंगे। इनफैक्ट मेरे टाइम पे तो कम से कम आई थिंक 50-55 आर्टिकल्स काम करते थे। सो काफी मतलब अच्छा लगता है। हमारे स्टूडेंट्स भी मतलब उसी लेगेसी को फॉलो करते हैं जिस लेगेसी को फॉलो करना मैंने शुरू किया था। सो रिलायंस में इनका सिलेक्शन हो गया है, चयन हो गया है, और कल ही ये रिलायंस को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक, आर्टिकलशिप में कैसा इंटरव्यू रहा, ये सारी चीजें, फाइनल एक अटेम्प्ट में जब फेल हुए तो इनको कैसा लगा, दूसरे एग्जाम में इनका पास हुआ, रैंक आया, माता पिता का कैसा उत्साह था, तो हर एक चीज हम इनसे जानेंगे। सो ओवर टू यू रोनित। सबसे पहले रोनित, सबसे पहला सवाल ऐसा है कि इस समय आपको कैसा फील हो रहा है? लाइक क्या लग रहा है आपको अपने प्रोफेशन के बारे में? सर प्राउड टू बी अ सीएस फाइनली। एंड फाइनली अब वो प्रीफिक्स जो है आने वाला है, जिसके लिए एनरोलमेंट हुआ था, जिसके लिए मेहनत हुई थी और जिसके लिए पढ़ाई हुई थी, और अब सीएस होने जैन होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है उस चीज़ की। और आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, जब आप लेते हो नॉर्मल कंपनी में, तो उसकी तो खुशी बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2 दिन जो मैं कभी नहीं भूलता। पहला जब रिजल्ट ओपन हुआ था, और सेकंड जब रिलायंस से कॉल आती हुआ था कि सर आप फाइनल हो चुके हैं, आपको ऑफर लेटर इशू हो रहा है। तो वो 2 दिन ना मेरे पेरेंट्स कभी भूलते और ना मैं कभी भूलता हूँ। बहुत 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 अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत थैंक यू। आप गाइडेंस, आपके आशीर्वाद से आज हम यहाँ बैठे हैं। अदरवाइज भगवान ही जानता है कि क्या होता। और सबसे बड़ी बात, रोनित से प्यार इसलिए इतना है कि मेरे ख्याल से जब इसका पहला पहला पेपर था तो इसने सीएस प्रोफेशनल के मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स हमसे लिए थे। फिर किसी कारणवश नहीं हो पाया। आई थिंक गवर्नेंस नहीं लिया था, तो गवर्नेंस में थोड़ा सा मार्क्स कम आया था। एग्जाम के 15-20 डेज पहले मेरे ख्याल से रोनित गवर्नेंस अपन ने स्टार्ट किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस सर, यस सर। और मेरे ख्याल से उसमें ओवरऑल इनका काफी अच्छा स्कोर है। रोनित, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप क्या सलाह देते हो? सबसे पहली चीज तो जो बच्चे, जैसे मेरा भी रोनित यही था कि सीएस एग्जीक्यूटिव में मेरा भी एक अटेम्प्ट लग गया था, मैं भी सेकंड अटेम्प्ट में बहुत जरूर पास हुआ था। तो आपका मतलब पहले तो ये बताइए कि सीएस एग्जीक्यूटिव आपका कौन से अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, कौन से एग्जाम में क्लियर हुआ? और दूसरा, सीएस फाइनल का जब पहला अटेम्प्ट आप फेल हो गए, बहुत मेहनत की थी, और आपको तो मेरे ख्याल से मैं और आप तो काफी ज्यादा कनेक्टेड थे, और क्योंकि हम दोनों जाट भाई भी हैं, एक ही गुरु को मानते हैं। तो जब पहला अटेम्प्ट आपका फेल हुआ था रोनित, तो आपको कैसा लगा? ऐसे कौन से मतलब आप में फिर से हिम्मत कहाँ से आई कि यार वापस से वो बुक्स देखें, 12 घंटे पढ़ाई करना, और सीधे साला अगली बार तो ऐसा हुआ रैंक ही लगा दिया। तो मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव की जर्नी शुरू करें, एग्जीक्यूटिव से शुरू करें तो बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। सर टिल प्रोफेशनल मतलब आज तक मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो जो एक बात थी कि एवरेज स्टूडेंट की रैंक आती है क्या, तो एक तो ये प्रूव होता है कि हाँ एवरेज स्टूडेंट रैंक ले सकता है। आपको उसके लिए एक्सट्रीम इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड ये बिल्कुल। था कि 2018 दिसंबर मैंने एग्जीक्यूटिव दिया था, और वन शॉट एग्जीक्यूटिव मेरा क्लियर हुआ था। देन बहुत मैं बढ़िया। प्रोफेशनल एनरोल्ड हुआ, और 2019 मैंने अटेम्प्ट दिया, जिसके सर ने कहा कि मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने ही कुछ गलतियां की थी, मेरी ही कुछ कमी रह गई थी, जिस कारण से मेरा नहीं हुआ था। तो जब एग्जीक्यूटिव की मैं जर्नी की बात करूं, तो वहां पे भी मेरी मेहनत थी, और भगवान का आशीर्वाद रहा, तो वो क्लियर हुआ। वहां मैंने सिंपल स्टडी यही फॉलो की थी कि जो क्लास में पढ़ाते थे वो घर पे आके रिवाइज करना है, और आगे जितना जैसे जैसे क्लास चलते जा रही है वैसे वैसे में चलते रहना है। और इंदौर से मेरा एग्जीक्यूटिव हुआ था, तो वहाँ जो टीचर्स थे वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं, और उन्होंने हर बार गाइड की भी अच्छे से किया थ्रू आउट द जर्नी। तो एक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। मतलब मेरा मानना ये है कि यू शुड ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम अ राइट टीचर एट द राइट टाइम। तो
मैंने हमेशा मूल मंत्र को फॉलो किया है कि गाइडेंस में हमेशा टीचरों से लेता रहा हूँ, चाहे एग्जीक्यूटिव की जर्नी हो, प्रोफेशनल की जर्नी हो, लाइफ की पर्सनल जर्नी हो, तो हर केस में मैंने गाइडेंस ली है। तो गाइडेंस आपको लेना चाहिए प्रॉपर। और दूसरा, जो क्लास में करा रहे हैं वो रिवाइज कीजिए। एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले से रिवीजन शुरू कर देना चाहिए, जो कि मैंने किया था। मैंने एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले एग्जीक्यूटिव में एक अच्छे से स्ट्रैटेजी तैयार कर ली थी कि मैं कैसे-कैसे आगे बढ़ूँगा। और मेरी फर्स्ट टाइम मैं इस एग्ज़ाम को लिखने जा रहा था, तो रिटन प्रैक्टिस मैंने कभी स्किप नहीं की थी एग्जीक्यूटिव की जर्नी में। और रिज़ल्ट ये आया था कि आई गॉट एग्जम्पशन इन इकोनॉमिक लॉज़ एंड नियर बाय एग्जम्पशन इन ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट, दैट इज़ आईएलजीएल एंड द कॉस्टिंग। यहाँ मेरे नियर बाय एग्जामिशन हुए थे। तो ये मेरी एग्जीक्यूटिव की जर्नी थी। प्रोफेशनल की जर्नी जो मेरी रही है वो इस तरह से रही है कि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो क्लासेस लेके चला, और मैंने कहा कि मैंने कमी की है, तो वो मैं बिल्कुल मानूंगा कि मेरी पहली जो वीकनेस रही और कमी रही वो ये था कि स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बिगड़ गई। जब हम फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल की जर्नी फॉलो कर रहे थे, तो कहीं न कहीं ये हो गया कि रिवीजन में फ़र्क आ गए, और जो प्रॉपर प्लानिंग थी वो कभी नहीं हो पाई और उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया, रिजल्ट फेल आया। तो फेलियर से मैंने सीखा, कमियाँ मैंने ढूँढी कि रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ, स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं बनी, और जो प्रैक्टिस नीडेड है वो कभी नहीं हुई। तो उसके बाद जब मैं फेल हुआ, तो मेरे पे 2 ऑप्शन थे कि या तो यहाँ से नया सफ़र शुरू कर दूँ जो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन मेरे मन से एक आवाज़ आई कि नहीं, हमने लाइफ में अपने आप को कुछ भी नहीं दिया, तो 2 जो प्रीफिक्स होंगे सीएस, वो हमें अपने आप को देना का बनता है, और हम इतने आगे आ चुके हैं, तो उसको यहाँ से छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और डिप्रेशन देने का बुरा ज़रूर लगा था, फर्स्ट टाइम फेल हुआ था लाइफ में, तो मज़ा भी आया था, बुरा भी लगा था, दोनों केस हुए थे, क्योंकि मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ था, तो मैं फेल हो गया। तो लाइफ की में फेलियर मेरे पास नहीं था, तो अब कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में फेलियर है। और दूसरा बुरा तो लगा ही था, क्योंकि उससे 1 साल मेरा एक्सटेंड हो गया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अचानक से चेंज किया, और वो क्लियर कट था कि मेरे को 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ी। और अब जब आप आए, तो क्योंकि फ्रेंड ने रिजल्ट निकाला था और उस वक़्त बुरा लगा, घर पे आए, तो घर पे आके उससे कमिटमेंट ये कर दिया था कि लाएँगे तो ऑल इंडिया रैंक लाएँगे, अदरवाइज़ आई वुड क्विट द सीएस। तो 2 बात हो गई थी कि पास तो सोचा ही नहीं था सेकंड टाइम पे कि मुझे पास होना है, और मेरे फ्रेंड से बात होती थी, तो ये पास फेल पे नहीं होती थी। मेरी बात होती थी कि पास से 25 होते हैं, जो ऑल इंडिया रैंक में टॉप आते हैं। उनके लिए वो, मेरे लिए वो ही पास है। मेरे लिए और कुछ पास है ही नहीं। ना तो मैं रैंक, मुझे नंबर देखने हैं, ना मुझे पास देखना है। मुझे सिर्फ़ ये देखना है कि मेरी रैंक है। और मैंने यहाँ तक उसको बोल दिया था कि अगर बाय चांस 1 नंबर से मेरी रैंक छूटती है, तो भी मैं सीएस छोड़ दूँगा, मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा। तो ये कमिटमेंट अपने आप से था, और अब लड़ाई बन गई थी, कमिटमेंट की लड़ाई बन गई थी वर्ड्स की, और खुद को एक गिफ्ट देने की, और जो सपना था उसे पूरा करने की। तो दुष्यंत सर थे और भी कई टीचर्स थे, जिन्होंने प्रॉपर गाइडेंस हमेशा देते रहे, और उसके नतीजा मैं रैंक पाया। स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई वो मैंने फॉलो की, और फाइनली आई गॉट द रैंक। मुझे याद है रोहित जब फेल हुआ था तो उसका फोन आया था मुझे एंड ही वाज लाइक वेरी अपसेट वेरी सैड एंड देन आई टोल्ड हिम कि रोहित like for professional you had taken majority of subjects from us, so somewhere I accept my defeat because somewhere I was not able to, you know, somewhere even if a talented student like you flunks in the exam, so this is fault on my side also, क्योंकि बच्चे मेरी भी गलती थी और मैंने भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। इसके साथ फोन पे बात चल रही थी, दिस पर्सन वाज लाइक कि सर नहीं सर आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट इट वाज समवेयर माय फॉल्ट ओनली। तो ठीक है बच्चे, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि अगर आप फेल हुए हो तो कहीं ना कहीं टीचर की भी गलती है, बट ही वाज सो ब्रेव टू एडमिट द थिंग दैट सर आई मेड सर्टेन मिस्टेक्स एंड ड्यू टू व्हिच आई फ्लंक्ड। तो ये रोनित का एक बहुत प्यारा एटीट्यूड लगा और बहुत मेहनत की। इनफैक्ट मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स थे जो इसको गाइड करते थे। अब दूसरी चीज ऐसी है रोनित की मतलब आपको क्या बच्चे हैं जो सीएस प्रोफेशनल में, जैसे कि गवर्नेंस का सब्जेक्ट हो गया, ड्यू डिलिजेंस का सब्जेक्ट हो गया, ओपन बुक एग्जाम्स हो गए, कई बच्चे हैं इन सब्जेक्ट्स को सीरियसली नहीं लेते। मतलब जैसे कि मुझे याद है आपने गवर्नेंस की क्लास मेरे से आखिरी के 15-20 डेज या 1 मंथ में ली थी। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ क्योंकि अपने जो बच्चे हैं इनमें से कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे जो हैं ये गवर्नेंस और ड्यू डिलिजेंस, जबकि इन सब्जेक्ट का
आपके इंटरव्यूज में काफी ज्यादा रोल होता है सीएस प्रोफेशनल में, आपको भी समझ में आया होगा जब उन्होंने एक बार मैं भी आपसे पूछने वाला हूँ कि इंटरव्यू किसने लिया था, क्योंकि रिलायंस में मुझे पता है इंटरव्यू कैसे होते हैं, बिकॉज मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं इंटरव्यू में। सो मुझे बताइए, गवर्नेंस हो गया, ड्यू डिलिजेंस हो गया, फिर आपके ओपन बुक एग्जाम हो गए, इनकी क्या वैल्यू है और क्या स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, तो आप मेरे ख्याल से ज्यादा सही है गाइड करने के लिए। सर गवर्नेंस का, ऑडिट का और ओपन बुक का। तो ओपन बुक तो ऑप्शनल अगर आप देखते हैं, और ओपन बुक में कंपलसरी एक देखते हैं। कंपलसरी का तो ऐसा है कि सर मुझे दोबारा बुक मंगानी है, और मैं आज भी पढ़ूंगा जो केस स्टडीज वाला सब्जेक्ट था, क्योंकि वो थ्रू आउट द जर्नी, आप जब तक सीएस है, जब तक आप काम कर रहे हैं, वो हमेशा ही काम आने वाला सब्जेक्ट है। वो कभी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि पेपर पास हो गया ठीक है। और जो गवर्नेंस है, ऑडिट है, कोर सब्जेक्ट है सर वो, क्योंकि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज गवर्नेंस प्रोफेशनल, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज फॉर कंपनी सेक्रेटरी, तो ये एक ऐसी चीज है कि आप बिना सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए कभी आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। और वो आप कर तो देंगे, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। और रही बात ऑडिट की, तो ऑडिट तो सर अगर आप प्रैक्टिसिंग फील्ड में जाते हैं तो फिर वो आपका 100% कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एनहांस किया है लिमिट्स को। और अगर आप जॉब सेक्टर में जाते हैं तो ऑडिट असिस्ट आप करेंगे, ऑडिटर के साथ आप मीटिंग करेंगे, तो आपको एक कोर प्रोफेशनल माना जाता है। आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं ऑडिटर को, तो ऑडिटर के लिए आप सब कुछ है। जब वो कंपनी में आता है, जो जहां तक मुझे ओवरव्यू इसका पता है, जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जो मोटो है आईसीएसआई का वो यही है कि आप उस ऑडिट में एक्सपर्टाइज हासिल करें। तो हम उस मोटो को भी फॉलो करें जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हल्के में लेना या लाइटली लेना किसी भी सब्जेक्ट को, प्रोफेशनल में ना तो इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करता है, और ना ही कोई ये खुद हमारा प्रोफेशन भी कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली लेके चलें। तो मैंने भी इनको लाइटली नहीं लिया। और गवर्नेंस में आई गॉट एन एग्जाम्पशन, ऑडिट में नियर बाय एग्जाम्पशन, एंड एमसीएस नियर बाय एग्जाम, और लेबर लॉ में जरूर मेरे 51 मार्क्स है। तो वहाँ मेरी गलती हो गई थी कि वो एक्सेल नहीं हो पाया। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो एक वहाँ एक वो है एग्जाम कैसे रहा, तो एक वही है कि जैसा सर ने पढ़ाया, उसके बाद मॉड्यूल को मैं रेफर करता था, हमेशा मॉड्यूल पढ़ता था मैं। सर की वीडियो देखी, उसके बाद एक बार रिवाइज किया, फिर मॉड्यूल में गो थ्रू किया, और उसके बाद हम कंप्लीट होके एक नोटबुक मेरी बनी थी। जैसा कि सर हमेशा गाइड करते हैं कि यू शुड हैव नोटबुक, कि आप उसको एंटायर सिलेबस को रिवाइज कर पाए। तो वो एक चीज थी कि मैंने एक नोटबुक तैयार की, और लास्ट जब मैं आया तो मैं ऐसा पढ़ता था कि आज एक टॉपिक पढ़ा, कल जब मैं कल जाऊंगा तो उस जो टॉपिक मैंने आज पढ़ा था उसे मैं पहले आंख बंद करके पूरा रिवाइज करूंगा, फिर नए टॉपिक पे आऊंगा। और उसके लिए इस तरीके से हो जाता था कि वो रिवीजन और लर्निंग दोनों एक साथ चलती थी, और ऐसा 2 से 3 बार मेरे साथ हो गया था। जब एग्जाम टाइम आया तो मेरा टारगेट था कि मुझे एंटायर सिलेबस रिवाइज करना है, तो मैंने एंटायर सिलेबस रिवाइज किया। कुछ चैप्टर्स ऐसे हो गए थे कि मुझे सब आंख बंद करना था और मुझे पूरा आता था। तो ये रिस्क मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरीके से मेरी कमांड हो गई थी कि मैं एग्जाम में ये कह के देखा, जब क्वेश्चन के रिस्क एनालिसिस है तो पूरी नोटबुक मेरे सामने खुल गई। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जैसा काम कर रहा था कि मैंने रिस्क एनालिसिस टाइप किया और उसने पूरा नोटबुक मेरे सामने खोल दिया कि ये है। एंड रिस्क मैनेजमेंट पार्ट मैंने कॉपी मंगाई है अपनी गवर्नेंस दिसंबर 2020 की, और वहां मैंने जब देखा तो आई गॉट 14 मार्क्स इन द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट आउट ऑफ 20। तो ये 70% मार्क्स वहाँ आए, और वो ग्रोथ जो हुई 47 से 61, तो एक अपने आप में एक एग्जाम्पल था कि हाँ, अगर हम मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता है। Exactly. बहुत बढ़िया। और रोनित, एक और चीज है, जैसे कि अगर आपने, जैसे ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट है, एमसीडीएस है, और भी 2-3 सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं क्लास में खासकर, तो क्या आपको लगता है कि जैसे मेरे से कई टीचर्स होंगे जो शायद ये लिखने लिखवाने का काम करते होंगे, जैसे ड्राफ्टिंग अपन ने पूरा मॉड्यूल ही लिख दिया था, एमसीडीएस भी आई थिंक वी रोट एंटायर मॉड्यूल। सो डू यू थिंक कि ये राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों को करनी चाहिए? चाहे आपने जैसे कि बताया कि आपने एग्जीक्यूटिव में भी राइटिंग प्रैक्टिस की थी जहाँ पे सब लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे। सो क्या ये राइटिंग प्रैक्टिस सीएस प्रोफेशनल में या सीएस के एग्जाम्स में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बच्चों को उतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कराया जाता बिकॉज शायद वहां पे प्रैक्टिकल्स का ज्यादा काम होता है? सो डू यू थिंक दैट राइटिंग प्रैक्टिस आल्सो हेल्प्ड यू इन द एग्जाम, और यू नो, और कि नहीं यार राइटिंग प्रैक्टिस ठीक है सर, उसके बिना भी हो सकता है? व्हाट्स योर ओपिनियन एंड व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दिस? So writing practice is must for any exam, and if we talk about CS, then it is must important.
if you don't do writing practice, then it is your own fault, and no one will be responsible for your failure if you don't do writing practice. तो ये कि आप स्ट्रेटेजी जब बनाएं तो राइटिंग प्रैक्टिस में रखें। और मैंने जो अपने फॉलो था, मैं ये सोचता हूँ कि एग्जाम के थोड़े से अगर हम 10 दिन पहले भी राइटिंग प्रैक्टिस जा रही है या 20 डेज पहले भी राइटिंग प्रैक्टिस जा रही है, तो माइंड और हैंड को पता होता है कि कब कौन सा कहाँ मूव लेना है। और पेपर एनालिसिस आपका हो जाता है, क्योंकि आईसीएसआई पेपर फॉर्मेट में चेंज नहीं करेगा। आईसीएसआई क्या, कोई भी इंस्टीट्यूट अपने फॉर्मेट में चेंज नहीं करेगा इतनी जल्दी। जो उनका सेट फॉर्मेट है, कितने क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरीके से पूछने हैं, वही क्वेश्चन डिफर हो सकता है लेकिन फॉर्मेट डिफर नहीं होता। तो एक राइटिंग प्रैक्टिस में हमेशा बोलता हूँ सब मस्ट, जब भी आप सीएस की तैयारी करें तो हाँ, लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपको, लोग कहेंगे टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो जो लोग कह रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उनसे आप ये कहो कि हाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट उनके लिए होगा। टाइम यूटिलाइजेशन है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, और उससे ये हो जाएगा कि आप टाइमर लगा के जब सेट करेंगे ना कि 2.5 घंटे पेपर खत्म करना है, तो आपका माइंड एक काम करेगा, वो ये बोलेगा 2.5 घंटे में पेपर खत्म करना है। तो 2.5 घंटे जब पेपर खत्म करना, तो थिंकिंग एबिलिटी खत्म हो जाएगी, सोचना विचारना खत्म हो जाएगी, ये क्वेश्चन पहले करें कि ये पहले करें। स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिक, सबकॉन्शियस माइंड आपकी स्ट्रेटेजी बनाएगा। जैसे कि सर हमेशा अपने वीडियो में बोलते हैं कि जो आप सोचते हैं वो होता है। तो आपको पॉजिटिव भी सोचना होगा, सबकॉन्शियस माइंड को आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान कि आपको सबसे पहले वो करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, देन वो जो थोड़ा सा कम आता है। इस तरीके से आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है, और उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है कि 2.5 घंटे के अंदर पेपर खत्म करना और इस तरीके से करना है। तो वो राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। और ड्राफ्टिंग जैसे सब्जेक्ट में तो ड्राफ्ट की प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि इस साल ड्राफ्ट बहुत ज्यादा आ गए थे और काफी लोग वहां स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि ड्राफ्ट जो था वो उनके हैंड प्रैक्टिस में नहीं था। तो ड्राफ्ट मस्ट है, और प्रोफेशनल लाइफ में आपको ड्राफ्टिंग करनी है आगे। तो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ड्राफ्टिंग कैसे करोगे? तो ये भी आप थिंकिंग लेके चलो कि आज नहीं सीखोगे तो कल सीखना पड़ेगा, और जब कल सीखोगे तो ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि आप मेंबरशिप आके सीख रहे हो। तो एक वो फीलिंग भी आएगी कि आप बनने के बाद सीख रहे हो कि ड्राफ्ट कैसे किया जा रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके प्रोफेशनल में है, एंड सीएस इज नोन एज अ ड्राफ्ट्समैन। तो उसकी जो वक्त है वो प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट जो कहलाता है वो सीएस कहलाता है, कि किस तरीके से वर्ड सेट किए जाने हैं, कौन सा क्लॉज आपको कब लाना है। तो ये भी आपको तब आएगा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ड्राफ्टिंग की हो या अदर सब्जेक्ट की। That's great. That's great. That would really help the students. चलिए अब मैं सबसे अच्छे पार्ट पे आता हूँ। Now, how did you approach in Reliance? Reliance में आपका फर्स्ट इंटरव्यू किसने लिया, सेकंड इंटरव्यू किसने लिया, आपका स्टाइपेंड कितना है, आप रिपोर्टिंग किसको करने वाले हैं, उसके बाद क्या आप अभी रिलायंस में, इनफैक्ट मेरी जानकारी आप कल से ज्वाइन करने वाले हैं, सो आपकी रिलायंस में किसी से बात हुई, आपको कोई ऑफिशियल मेल आया, तो थोड़ा सा अपना जर्नी रिलायंस का दीजिए। मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी मुंबई में ही थे पहले से। सर मैं पहले एक बार मुंबई जा चुका हूँ, मुंबई कैसा अभी मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ। अप्रोच मैंने इस तरह से किया था कि पहले जो है मेरी कोचिंग में एक दीदी थी, वो ट्रेनिंग थी रिलायंस में, और उन्होंने अप्रोच जिस तरीके से सर बताते हैं उस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया था थ्रू एमसीए। और मेरे लिए दीदी थी, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था कि वो कुछ एक रेफरेंस से काम करेंगी वहाँ पे। मैंने उनसे नॉर्मली टॉकिंग जब हुई थी तो उन्होंने कहा कि दीदी मुझे इंडस्ट्री ट्रेनिंग करनी है, तो आप रिलायंस में वैकेंसी है कि नहीं है, आप मुझे बता सकती हैं क्या? तो वो कहते हैं कि रिलायंस में तो वैकेंसी हमेशा ही रहती है, क्योंकि रिलायंस अपने बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग काम करते हैं, और हम एकदम रिपोर्ट नहीं कर सकते कि कब वैकेंसी आएगी, क्योंकि आज कोई आ रहा है कल कोई जा रहा है, ये इस तरीके से सिस्टम है यहाँ पे। तो मैंने कहा दीदी किस तरह से हम जाएंगे? तो उन्होंने मेरा जो रिज्यूम दिया था और उन्होंने अपने सुपीरियर को सेंड किया था, फॉरवर्ड किया था, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में डाल दिया था कि हाँ ठीक है, इसको हम देख लेंगे। और जब ऑल इंडिया रैंक लगी थी तो वहां से कॉल आया था, विवेन वली सर का कॉल था मेरे पास, कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रुप कंपनी में काम करना है। तो वहाँ मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूलिंग करना शुरू किया। नेक्स्ट जिस दिन कॉल आया था उसके नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू था। तो मतलब आपको प्रिपरेशन का टाइम वो लोग तभी नहीं देते। इस तरह से हो जाता है कि आज अगर कॉल आया और अगर मॉर्निंग का कॉल है तो आपका आफ्टरनून में इंटरव्यू प्लेस हो सकता है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि मुझे जस्ट बिफोर इंटरव्यू मुझे बताया जाता था कि हाँ ठीक है, आपको कल इंटरव्यू देना है, तो आप रेडी हैं? तो आपको यही कहना होता हाँ रेडी है। और उसके बाद उन्होंने जब क्वेश्चन पूछने शुरू किए थे तो बहुत पूर्व में पूछे थे, और
देन मेरा फर्स्ट क्लियर हुआ राउंड। यहाँ 3 राउंड लेवल हाँ, पे क्या क्वेश्चंस पूछे थे रोनित? सर क्वेश्चन ये था कि आप किस पार्ट में कंपनी सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी किस पार्ट में आप स्ट्रांग हैं। तो ये ऑप्शन आपको होता है कि आप किसी भी सेक्शन को कोलैबोरेट कर सकते हैं, और एटलीस्ट 3 से 4 सेक्शंस आपको लेने पड़ते हैं उसमें। और देन वो हाफ ईयरली कंप्लायंस कौन-कौन से होते हैं, ईयरली कंप्लायंस कौन-कौन से होते हैं, क्वार्टरली कंप्लायंस कौन-कौन से होते हैं एलओडीआर के अंदर, देन सेबी की रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है आपको, और ये सभी के क्वेश्चन होते हैं। और फिर आपके पर्सनल ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, पर्सनल प्रोफेशनल आपका इंटरव्यू इंट्रोडक्शन वो लोग लेते हैं स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर और टेक्निकल स्किल्स को लेकर। और जब फर्स्ट इंटरव्यू मेरा हुआ, देन मुझे इवनिंग कॉल, आफ्टरनून में इंटरव्यू था और इवनिंग को मैंने कॉल रिसीव किया कि सर आपका फाइनलाइज हो चुका है, हम आपको सेकंड राउंड के लिए सेंड कर रहे हैं। देन सेकंड राउंड था शैलेश धलुकिया सर से, एंड इज अ वाइस प्रेसिडेंट इन रिलायंस। तो जब मैंने डेजिग्नेशन सुनी थी कि इज अ वाइस प्रेसिडेंट इन रिलायंस, एंड आई गो थ्रू द किसने किया था इंटरव्यू सेकंड राउंड में? शैलेश धलुकिया सर, शैलेश धलुकिया, जलोटिया। ओके धलुकिया, ओके धलुकिया। ओके ओके ओके। शैलेश धलुकिया सर मतलब वो काफी टाइम से रिलायंस में है और लगभग उनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है रिलायंस के अंदर। तो वो थे, और जब वहाँ आए तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा था कि आपने कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट क्यों चुना है। तो आप जब भी इंटरव्यू में जाएं तो मेरी तो एक सबसे पहले टिप रहेगी कि स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट में क्यों आए थे, क्योंकि आप वहाँ ये नहीं कह सकते सर फ्रेंड कर रहा था, फॉर्म ले आया था तो मैंने कर दिया। तो ये उन्हें नहीं सुनना, और आपके पास एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए कि आपने जो है कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट क्यों चुना था। और जो आप बोलोगे सोच समझ के बोलना वहाँ पे, क्योंकि जो मैंने बोला था उन्होंने वही वही से क्वेश्चन उठाए थे। तो वो प्रिपेयर्ड क्वेश्चन उनके पास कुछ भी नहीं होते, वो तो आपको सिंपली आप जो बोलोगे उसी में से क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। एंड मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरे लाइफ का सेकंड टफेस्ट इंटरव्यू था। 30-40 मिनट्स का जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद मुझे ऐसा इंटरनली रियलाइज हुआ था कि सब्जेक्ट की कोर में अब और उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप एक चीज बोलते थे उससे सेकंड क्वेश्चन देते थे। और जब उन्होंने बोला कि रोनित यू आर ऑल इंडिया रैंकर इन द प्रोफेशनल, तो आप किस सब्जेक्ट में मोर कॉन्फिडेंट है, तो ये जो वर्ड्स होते थे मोर कॉन्फिडेंट, वो आपको एक बार ट्रैप करने के लिए पूछेंगे, क्योंकि उन्हें ये सुनना है कि आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट में तो नहीं आ रहे। और वहाँ आपको बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना होता है। सेकेंड राउंड 40 मिनट्स का हुआ, देन थर्ड राउंड की बारी है, वो क्लियर हुआ। थर्ड राउंड में मुझे कुछ टेक्निकल एरर्स हुए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, और ड्यू टू नेटवर्क एरर यहाँ मुझे दिक्कत आई और मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो है मात खा गया, जिस कारण सुधाकर सरफतुल्ला सर ने जो था मेरा थर्ड फाइनल राउंड कंडक्ट किया था ऑन द 22 मार्च। तो सुधाकर सर ने मुझे था वो उनका फाइनल राउंड था। सुधाकर सर, दुष्यंत सर की स्माइल बता रही है कि सुधाकर सर को उनका नाम सुना है आपने शायद, सुधाकर सरफतुल्ला। सुधाकर सर से मैं कई बार मिला हूँ, कई बार बातें की हैं। इनफैक्ट मेरा भी जो लेटर था, ऑफर लेटर, वो उन्होंने ही दिया था। और बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे आई डोंट नो भाई, मतलब यूट्यूब पे सर ने एक दो बार मुझे कमेंट भी दिया था। शायद मुझे वो यूट्यूब के माध्यम से जानते भी हैं और मेरे रोल मॉडल हैं यार, मतलब उनको देख के हम सीखें। उस समय वो काफी, मेरे ख्याल से अभी तो 60s में होंगे शायद वो एज में, क्योंकि हमारे टाइम पे वो 45 में थे। हाँ सर, वो अभी आज बहुत सीनियर। सुपीरियर अथॉरिटी है रिलायंस के अंदर, और कॉर्पोरेट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट है। और आज जो उनकी डेजिग्नेशन है वो बहुत ज़्यादा है उनका, वो सबके लिए रोल मॉडल है। क्योंकि जो भी हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं, हम लोगों का अपना डेवलपमेंट चेक किया जाता है, सबके द्वारा ही चेक किया जाता है। तो मेरे लिए सबसे प्लेजर वाली बात होगी कि मैं शैलेश सर, सुधाकर सर, दिविन सर, रीना मैम जैसे पर्सन्स के अंडर में, सिद्धू रमन सर, इन लोगों के अंडर में जब हम काम करेंगे तो लाइफ टाइम अचीवमेंट हम ये इसको बोलते हैं कि जब पढ़ाई की थी तो सपना था कि बड़ी कंपनी में जाएंगे, और आज जो सपना साकार हो रहा है, कल बड़ी कंपनी में जा रहे हैं। तो एक बहुत उम्दा अचीवमेंट है।
सुधाकर सर ने जब इंटरव्यू दिया था, स्टाइपेंड, हाँ सर स्टाइपेंड पे भी आएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस में है स्टाइपेंड अभी। स्टाइपेंड ऑफर लेटर के साथ ही आएंगे। और क्योंकि सुधाकर सर ने जब इंटरव्यू लिया था कम्युनिकेशन मेरा, तो टेक्निकल एरर के कारण वो जो इंटरव्यू था वो बिगड़ गया। एंड 27 मार्च को मुझे ये बोला गया था कि रोहित अभी हम आपको सस्पेंशन में रखेंगे, क्योंकि थर्ड राउंड, आप 2 राउंड आपकी बैटर रैंकिंग है, बट थर्ड राउंड में आपका टेक्निकल एरर जो आया उससे इंटरव्यू खराब हो गया। और वो मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, सेकंड फेलियर था। मैं सुधाकर सर वाला इंटरव्यू फेल कर गया, जो फाइनल डिसीजन होना था वहाँ पे। बट हाँ, सर ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आपको मैं रिजेक्ट करता हूँ। हाँ, बस वो इतना बोल देते हैं कि ही इज बेटर या शी इज बेटर। कभी ये नहीं बोलेंगे किसी को कि ये इसमें कोई कमी है, वो इतना बोल देते हैं शी इज मच बेटर, इतना बोल के उन्होंने छोड़ दिया। और मेरे साथ एक लड़की का इंटरव्यू हो रहा था साथ में, और 2 राउंड तक मैं उसके आगे था, और थर्ड राउंड में जो नेटवर्क एरर हुआ उससे वो एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और उससे वो जो है फाइनली सिलेक्ट 22 मार्च को। तो 27 मार्च को कम्युनिकेट कर दिया गया था कि आप को अभी हम देख रहे हैं कि और वैकेंसीज यहाँ पे है कि नहीं है, उसके बाद हम आपको देंगे। मैं कांस्टेंट टच में था अभिनंदन सर के। he was very he is very simple and sweet person, I'll say। वो भी काफी अच्छी पोजीशन पे है। तो सैले सर और विपिन सर ने मुझसे बात में कहा था कि उन्हें एक्चुअली ये था कि हम आपको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो उस दिन जो टेक नेटवर्क एरर हुआ उससे आपको भी बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा। तो ये आपकी किस्मत कह लीजिए या ऊपर वाले का आशीर्वाद कह लीजिए कि जून में एक लड़की जो है वो यहाँ से जा रही है, और वो वैकेंसी जो है वो करेक्ट हुई है, और सैली सर ने आपको रिकमेंड कर दिया है वहाँ पे कि आपका नाम दिया गया उस वैकेंसी के लिए, एंड आपका नाम फाइनली सावित्री मैम ने अप्रूव किया है। तो जब मैंने सुना सावित्री मैम ने अप्रूव किया है, तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन ये पूछा था कि सर सेक्रेटरियल ने हाँ बोल दिया, तो सर एचआर भी कुछ करेगा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, एचआर सिर्फ फॉर्मेलिटी करेगा, जो होना था सेक्रेटरियल से होना था। तो आई वाज लाइक सर थैंक यू सो मच, मतलब आप थ्रू आउट द जर्नी थे, गाइडेंस भी दे रहे थे, और कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। और फाइनली 13 अप्रैल को ऑफर लेटर इशू हुआ, एंड स्टाइपेंड थी 25,000 पर मंथ। द कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड इज 3 लाख पर ईयर। और द लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो थी वो ऑफर लेटर तैयार हुआ, सुधाकर सर के उसमें साइन है, वो अल्टीमेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी करके आई। और अकेला आपको ये नहीं मिलता कि आपको स्टाइपेंड अच्छी मिल रही है, वर्क अपॉर्चुनिटी भी अपनी जगह है। स्टाइपेंड डजंट मैटर, आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है जो वर्क। तो मैंने रिलायंस कंपनी को चुना था, उसके 2 रीजन थे। पहला, वर्कलोड, देयर इज अ मैसिव वर्कलोड इन द कंपनी, जिससे सर कई बार बोल चुके हैं कि इतने लाख जब हम रिपोर्ट प्रिंट कराने जाते थे, तो उस दिन से मेरे को समझ में आता था कि हाँ, वर्कलोड आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि स्टाइपेंड आ जाएगी, सपोज करो आपको वर्क नहीं आया ना, तो वो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। तो हमें स्टाइपेंड के ग्रेड में नहीं जाना है, वर्कलोड देखो, क्योंकि रिलायंस आपको मैसिव वर्कलोड देता है, मैसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है, ओवरऑल डेवलपमेंट आपके अंदर कराता है। तो वो एक बेहतरीन कंपनी, कई एक्सपेक्ट में बेहतरीन कंपनी है। तो वहां से ऑफर लेटर आया, एंड उन्होंने बोला कि आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आपकी आएगी, डोमेन आईडी आपकी आएगी, एंड द डोमेन मीन्स होता है ronitjan@ril.com। तो जो @ril.com आएगा वो एक अपने आप में मतलब स्टाइपेंड से ऊपर है, क्योंकि अब आप @ril.com से मैसेज करोगे। तो बहुत रियली बहुत ग्रेट। ज्यादा खुशी मुझे मिल रही है। और बहुत बहुत बधाई देते हैं हम सब बच्चे, सीएस करने वाले बच्चों के लिए मेरे ख्याल से ये प्रेरणा है। और जो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, और इनफैक्ट रोनित अभी तो गया नहीं है, इसका सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ है, बट उस रिलायंस का जो पूरा कैंपस है वहीं पे इसको मल्टीप्लेक्सेस मिलेंगे, वहीं पे इसको कैफे कॉफी डे मिलेगा, वहीं पे बरिस्ता मिलेगा। सो इट्स लाइक अ सिटी इन इटसेल्फ, एंड सिटी विद ग्रेट पीपल। बहुत अच्छे लोग हैं सीखने के लिए। ही विल फेस लाइक ही विल मीट मेनी साउथ इंडियंस, बहुत सारे साउथ इंडियंस रिलायंस में हैं, बहुत सारे गुजरातीज हैं, मारवाड़ीज हैं, काफी मुस्लिम्स वहां पे काम करते हैं। तो मतलब पूरा एक मिनी इंडिया है In रिलायंस। May India. तो And sir, ओवरऑल ही I विल will एंजॉय। be working at RCP, the Reliance Corporate Park.
यस वहीं पे पूरा सिविल डिपार्टमेंट वहीं पे इवन मेरा काम है। आई विल रिपोर्ट टू रीना पदारिया मैम, शी इज आल्सो सीनियर मैनेजर। तो आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो सीनियर मैनेजर है। आप मतलब ये है कि जो सीएस बन के जब आप इन कंपनी में काम करते हैं तो आपको आपके प्रोफेशन की रियल इम्पोर्टेंस चलती है। क्योंकि जब आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है सीनियर मैनेजर से, अभी तो हम ट्रेनिंग है, जब हम आगे उसमें किसी भी कंपनी अपॉइंट होते हैं वहाँ एज असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं किसी भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, तो डेजिग्नेशन आपकी जो होती है वो उम्दा डेजिग्नेशन। That's really great. That's really great. So नई जर्नी बच्चों, सर आपका आशीर्वाद चाहिए, नई जर्नी कल से शुरू हमारा आशीर्वाद हमेशा है। इनफैक्ट सारे टीचर्स जितने भी टीचर्स हैं सबके लिए, इनफैक्ट पूरे सीएस फ्रेटर्निटी के लिए गर्व की बात है कि आपका हुआ है। और डेफिनेटली हमारी एक और रैंक होल्डर है जूही, उनका भी हम बताएंगे। इवन शी इज वर्किंग हार्ड टू गेट इनटू सम कंपनी, इन वेरी गुड कंपनी। तो उनका भी इंटरव्यू मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। बट अभी खुशी की न्यूज तो रोनित ने दी है। और सबसे बड़ी बात, रिलायंस में होना बहुत अच्छी बात है, बट आई एम आल्सो हैप्पी अबाउट द स्टाइपेंड व्हिच ही इज गेटिंग, बिकॉज़ मेनी पीपल दे से कि यार सीएस करेंगे, सीएस में दे डोंट बी पेज आर नॉट गुड। तो उन लोगों के मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है कि भाई ऐसा नहीं है, स्टाइपेंड में ही आपको 25 मिल रहा है। एंड जहां तक मेरी जानकारी है, फ्रेशर को रिलायंस में अभी 7.5 से लेके 12 के बीच में ऑफर होता है। सो दैट्स क्वाइट अ गुड थिंग। इवन ये भी 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद हो सकता है वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए। 99% चांस है कि वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जितना मैं इसके जानता हूँ, जितनी मेहनत ये करता है। सो बच्चों, इस इंटरव्यू को हम खत्म करेंगे और हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं रोनित को। और रोनित, जाते जाते एकदम एक सेंटेंस में कोई टिप आप बच्चों को देना चाहें तो प्लीज दे दीजिए। बिकम डीप फॉर हेटर्स। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो बच्चों, मैं इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करूंगा और मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जी तोड़ के पढ़ाई करो बच्चों, जी तोड़ के पढ़ाई करो। और जिस मुकाम पे रोनित पहुंचा है उस मुकाम पे टारगेट रखो कि आप 2 साल के अंदर पहुंचो। लव यू सो मच, थैंक यू लास्ट सो मच रोनित बेटा। चीज जो मैं बोलूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा इस तरह से होते हैं कि रिवीजन या पढ़ाई हमें किस तरह से करनी चाहिए और हमें क्या गोल आगे रखना चाहिए। तो मेरा फंडा की क्लियर रहता है कि आप ज्यादा आगे की मत सोचो, इवन आप रिजल्ट की मत सोचो, पेपर की मत सोचो, जिस दिन जिस सब्जेक्ट को जिस समय लिया है उसकी सोचो। क्योंकि आप गवर्नेंस पढ़ रहे हो और आप सोचो कि मैं एग्जाम में लिखूंगा, तो सर वो सोचना गलत हो जाएगा, क्योंकि आज आप पढ़ोगे ही नहीं तो लिखोगे क्या। तो रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, लर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए और इस भावना से लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि हमें पास होना है या हमें रिजल्ट लाना है। हमेशा इस भावना से होनी चाहिए कि कल को भी आपसे कोई पूछ लिया जाए कि यहाँ क्या दिक्कत आई थी या यहाँ इस टॉपिक पे क्या प्रोविजन आपके एप्लीकेबल किए जाएंगे, तो आप बता सकते, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा आप उस दिन ट्रेनिंग सर्च करोगे, इंटरव्यू दोगे एंड सेम कि आपको वहाँ आपको एक वो नहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। देन पहले जो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आफ्टर रिजल्ट यू आर सेमी क्वालिफाइड कंपनी सेटिंग, आप एकेडमिकली बन चुके हैं। और सेकंड थॉट ये है कि जब आपका इंटरव्यू होगा वो ये आपको टाइम नहीं देगा अलग से, जैसा आईसीएसए में टाइम देती है कि 9 मंथ्स की प्रिपरेशन टाइम रहेगा या फिर एक दिन होना है, कोई यहाँ टाइम नहीं होता। या ये होता है कि आपको 10 बजे कॉल आया तो आपको 12 बजे भी इंटरव्यू शुरू कर दिया जा सकता है, क्योंकि उनके लिए आप पढ़ के आए हैं तो आप रेडी हैं उस चीज को फेस करने के लिए। तो हमेशा पढ़ाई इस तरह से करो कि वो आपकी जहन तक उतरता है। दैट्स रियली ग्रेट। बहुत 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 प्यारा इंटरव्यू रहा। सो बच्चों, प्लीज फॉलो ऑल द टिप्स गिवन बाय रोनित। और बच्चों, हम लोग हैं ही आपको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। सो रोनित, बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर। और डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। जैसा हमने सपोर्ट किया है वैसे ही हम आगे भी सपोर्ट करेंगे बेटा। बस आप तरक्की करते रहो और अपनी तरक्की की न्यूज़ हम सबको सुनाते रहो, ठीक है? चलिए, सो we'll put an end to this interview बच्चों। थैंक यू रोनित once again बेटा। थैंक यू सर। और जितने भी बच्चे सीएस करके आर्टिकलशिप अच्छी लगाएंगे, सीएस फाइनल क्लियर करेंगे, डेफिनेटली हम सबको इंटरव्यू करेंगे ताकि दूसरों को प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू सर।